तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले अपना F5 फॉर कैमरा मैचिंग, दूसरा अपना आफ्टर इफेक्ट फॉर वीडियो एडिटिंग एंड तीसरा सबका फेवरेट ब्लेंडर फॉर 3D क्रिएशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, हमेशा की तरह बिल्कुल आसान तरीके में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक एसेट्स नेम से एक फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर मैंने सारे एसेट्स को डाउनलोड करके रखा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जिन जिन चीज़ों का यूज़ होता रहेगा, मैं साथ के साथ सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से कैसे लानी है और कैसे आपको सारी चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी वीडियो की, जो मेरी 4K में। तो इसको मैंने डाउनलोड करा है pexel.com से। तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का, तो वहाँ से आप इस पेज पे आ जाओगे और यहाँ पर आने के बाद आपको 4K सिलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़ कर लेना है। तो 4K अल्ट्रा HD में डाउनलोड हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करके इसे 1080p में कन्वर्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि 4K को अगर हम 1080p में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा डाउन नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 1080p डाउनलोड करोगे तो उसकी क्वालिटी पहले से ही लो आने वाली है। तो 4K को हम 1080p में कन्वर्ट कर लेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम ब्लेंडर में 4K रेंडर करते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है रेंडर में, और एज़ कम्पेयर टू 1080p पूरा हाफ ही टाइम लगता है रेंडर में, और 4K करोगे तो डबल टाइम लगेगा। तो इसलिए हम 1080p में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके बाद मैं अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो हमारा F5 होता है, मैं F5 खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर F5 देख सकते हो आप, ड्रॉप एन इमेज और प्रोजेक्ट हेयर। तो F5 है जो वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है, वो एक इमेज को ही सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर हमारे आफ्टर इफेक्ट में, और यहाँ पर इस कंपोजिशन में डाल दोगे तो यहाँ पर आपको वीडियो देखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका जो व्यू पोर्ट है आफ्टर इफेक्ट का कुछ इस तरीके से ना दिखाई दे रहा हो तो डरने की बात नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पे अलग होता है। मैंने इसे अपने हिसाब से सेट कर रखा है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से जो हमारा प्लेयर का कर्सर है इसको एक फ्रेम आगे ले आओ। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक फ्रेम में आगे आ गया, यहाँ पर 1 दिख रहा है। इसके बाद एन दबा दो, तो इसके बाद यहाँ पर एक फ्रेम पे आपकी टाइमलाइन बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि खाली ये एक फ्रेम को ही रेंडर करेगा और हमें एक फ्रेम ही चाहिए। तो इसके बाद में एक चीज़ रहेगी हमारी। तो क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पर जो विड्थ एंड हाइट है यहाँ पर 1080 बाय 1920 कर दो। तो यहाँ पर ये 1080p में हो गया है। और इसके बाद S दबाओ और यहाँ पर स्केल को 50 कर दो 100 से, मतलब कि 1080p का ये हाफ स्केल हो जाएगा और क्वालिटी हमारी फुली आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद कंट्रोल M दबा दो और यहाँ पर रेंडर में आ जाता हूँ और यहाँ पर आउटपुट मॉडल को आपको सेट कर लेना है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर JPEG भी कर सकते हो, PNG भी कर सकते हो, दोनों इमेज फॉर्मेट है, सेम ही बात है। तो यहाँ पर मैं इसे JPEG कर लेता हूँ और ओके दबा दूंगा। और आउटपुट को आप जहाँ पर सेट करना चाहो वहाँ पर सेट कर सकते हो और उसके बाद रेंडर पे क्लिक कर देना तो ये डायरेक्टली रेंडर हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो एसेट्स में यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद रेंडर। तो रेंडर करते ही आपका फोल्डर है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसके अंदर देखो 2 इमेज आ गई है। मैं यहाँ से व्यू को बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो एक इमेज को मैं डिलीट कर दूंगा और एक इमेज हमारी यहाँ पर आ गई है। तो इतना काम हमारा पूरा हो चुका है, हमने एक वीडियो को एक इमेज में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पर जाऊँगा F5 में और यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो हमारा F5 ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो वैनिशिंग पॉइंट है इसको अच्छे तरीके से लगा लेना है। मतलब कि हम लगाएंगे पहले X डायरेक्शन को हम इस साइड लगाएंगे जहाँ पर भी लगाना है, और Z डायरेक्शन को हम ऊपर की साइड लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर Y के जो वैनिशिंग पॉइंट है वो हैं और X हैं। तो Z तो यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पर 2 ही होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते, और हमें 2 से ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है हमारे सीन को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर जो 2 पे Y है, Y को मैं क्या करूँगा, Z कर दूंगा। प्लस Z करना, माइनस Z मत करना। और इसके बाद चलो हम इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पर। और अगर आप चाहते हो कि आपका यहाँ पर थोड़ा जूम होकर दिखाए तो शिफ्ट को होल्ड कर लेना और किसी भी पॉइंट पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं यहाँ पर इसे सेट कर लेता हूँ और इस साइड वाले वैनिशिंग पॉइंट को भी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जो हमारी बिल्डिंग है। और यहाँ से मैं जूम करके, पहले बिना जूम के कर लो और यहाँ पर पास में आने के बाद यहाँ पर जूम कर लो। तो इसे मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ और इस वाले को भी यहाँ पर हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर की साइड करना है ताकि ये बिल्कुल सीधा जाए।
और ये चीज़ कब पॉसिबल होती है, जब देखो जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, मतलब कि जो सेम टाइप की एक्सिस होती है वो आगे जाके इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ये देख सकते हो आप, एक ऊपर की साइड जा रही है, एक नीचे की साइड, तो ये दोनों आगे जाके इंटरसेक्ट होंगी और ये भी दोनों आगे जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं जो जी डायरेक्शन में, लेकिन ये थोड़ी गलत डायरेक्शन में। इस तरीके से हमारा सीन क्रिएट नहीं हो पाएगा। अगर मैं हमारा जो ये यहाँ पर ला के दिखा देता हूँ तो जो डायरेक्शंस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। जी देखो आगे की साइड जा रहा है जो कि ऊपर की साइड दिखना चाहिए। तो चलो हम इसे सेट करते हैं जो हमारी जी वाली हैं। तो यहाँ पर इस वैनिशिंग पॉइंट को मैं ले आता हूँ, इसको यहाँ पर रख लेते हैं और इस जी को मैं इस साइड कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये करने के बाद आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हो अब जी की डायरेक्शन ऊपर है और वाई की डायरेक्शन आगे है, एक्स की डायरेक्शन इसके साथ है। तो बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है। और इसके बाद इसको अच्छे से देखने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर एक्स वाई ग्रिड फ्लोर पे आ जाता हूँ। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर भी। और इसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो, एक बॉक्स के हिसाब से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। और अगर इस साइड जाता हूँ तो इसकी भी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। और ऊपर जाता हूँ तो ऊपर तो देखो बिल्कुल सही है ही। तो हमें बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, जो बिल्डिंग है इसके बॉक्सेस वगैरह हम क्रिएट करेंगे ब्लेंडर के अंदर। तो मैं इसे यहाँ पर ही रख देता हूँ ताकि जो हमारा ओरिजिन है यहाँ पर ही सेट हो ब्लेंडर के अंदर। तो एक्स वाई ग्रिड फ्लोर कर देता हूँ। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बिल्कुल ये अच्छे से सेट हो गया है। तो इसके बाद क्या करना है, फाइल में जाओ और यहाँ पर सेव एज कर लो। और सेव आपको वहीं पर ही कर लेना है जहाँ पर एसेट्स का फोल्डर था, मतलब आप जहाँ पर भी करना चाहो कर सकते हो। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ फाइल। तो फाइल नेम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से क्लोज कर दो और इसके बाद डायरेक्टली आ जाओ ब्लेंडर में। तो यहाँ पर देखो हमारा ब्लेंडर ओपन हो गया है। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें मैं इन सबको डिलीट कर दूंगा, ए से सिलेक्ट ऑल कर डिलीट कर दूंगा और एन दबाऊंगा। यहाँ से जाके स्क्रीन कास्ट की को ओपन कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती रहे जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ स्क्रीन पे। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर दूँ तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो अपनी वीडियो को रोक के। तो इसके बाद फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर इम्पोर्ट, और यहाँ पर हमने जो एड ऑन है वो पहले से इंस्टॉल करके रखा है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी कि एफस्पाई को कहाँ से डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है। और बाय द वे मैं लिंक तो दूंगा ही आपको एफस्पाई का, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो एफस्पाई पे मैं क्लिक करूँगा और वहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर हमारा फोल्डर है और एसेट्स के अंदर। तो ये जो फाइल नेम से हमने फाइल सेव करी थी इसको डबल क्लिक करो। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो वीडियो है, जो हमारी इमेज थी, इमेज के साथ हमारा कैमरा भी लगा आ गया है और सारी चीज़ें लगी आ गई। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमारा जो सीन है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए Shift+A से मैं यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट करूँगा और क्यूब से पहले हम यहाँ पर एक Shift+A से एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। एस से मैं इसकी स्केल अप कर दूंगा। तो स्केल अप करने के बाद मुझे दिख रहा है कि जो हमारा क्यूब है वो यहाँ पर जाना चाहिए और यहाँ से सारी चीज़ें ऊपर की तरफ क्रिएट होनी चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा आगे ले जाता हूँ। यहाँ पर मूव टूल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, जी देन वाई। तो इसे वाई डायरेक्शन में ले जाओ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको सेंटर में ले आओ और यहाँ से आपको सारी चीज़ें अब देख लेनी है। तो इसके बाद ये एक्स डायरेक्शन में इसे स्केल अप करना है, एस देन एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैंने इसे स्केल अप करा एक्स की डायरेक्शन तो ये दोनों डायरेक्शन से बिल्कुल सेट हो चुका है। इसके बाद एस देन जी, जी डायरेक्शन में इसे कर लूँगा तो ये बिल्कुल फिट हो रहा है दोनों साइड से। इसके बाद सॉरी एस देन जी, तो इसे जी डायरेक्शन में पूरा नीचे की तरफ कर लो और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर कर लूँगा और हम इतना ही इसे क्रिएट करेंगे क्योंकि ऊपर की चीज़ों में हमें कोई यूज़ होने वाला नहीं है। हम जो हमारा एप्पल का विजन प्रो वो यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर उसकी शेडोज़ वगैरह जहाँ पर भी आएंगी और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ और क्रिएट करने वाले हो तो कॉम्प्लिकेटेड मॉडलिंग आप कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद मैं यहाँ से एक्सरे मोड में चला जाता हूँ। तो यहाँ से देखने के लिए कि ये एज टू एज बिल्कुल टच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल एज टू एज टच हो रहा है। और इसके बाद आपको दिख रहा है कि जो हमारा क्यूब है और जो ये वाली जो बिल्डिंग का जो ये हिस्सा है ये थोड़ा आगे की साइड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्यूब को डुप्लीकेट कर लेंगे और इन दो क्यूब्स को थोड़ा आगे ले आएंगे और ये वाला जो मेन क्यूब है थोड़ा पीछे रहेगा। तो इसके लिए Shift+D से डुप्लीकेट कर लूँगा और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको थोड़ा देखो मैं आगे ले आता हूँ। तो इतने आगे बिल्कुल सही है ये, और यहाँ पर ले आऊँगा मैं इसे और इसके बाद एस देन एक्स, एक्स डायरेक्शन में इसे छोटा कर लूँगा और मैं इसे इधर ले आऊँगा। तो पहले तो देखो इस मेन क्यूब को हम ना यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं ताकि हम इस क्यूब को क्रिएट कर सकें। एस देन एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस साइड से भी बिल्कुल टच हो गया है।
एस देन जी, तो जी डायरेक्शन में इसे छोटा कर लूँगा, थोड़ा नीचे ले आओ इसे, और तो यहाँ पर ये बिल्कुल टच हो रहा है एच टू एच। और इसके बाद शिफ्टलेस डी से डुप्लीकेट कर दूंगा और इसे यहाँ पर ले आऊँगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दोनों जो बिल्डिंग के साइज़ हैं दोनों साइड से सेम है, तो ये थोड़ा पीछे की तरफ कम जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे एस देन वाई, तो वाई डायरेक्शन में थोड़ा पीछे ले जाऊँगा, और जी देन वाई, वाई डायरेक्शन में से पीछे ले जाऊँगा। तो ये बिल्कुल एच टू एच यहाँ से भी और यहाँ से भी थोड़ा सा इस साइड से, ये देखो इस साइड है, तो सिलेक्ट करूँगा जी देन एक्स, तो इसे एक्स डायरेक्शन में ले जाऊँगा। हाँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है दोनों साइड से। और यहाँ पर इस क्यूब को अनेबल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली अच्छे तरीके से हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी फाइल है उसको सेव कर लेते हैं अच्छे से। तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ प्रोजेक्ट फाइल सेव एज, तो हमारी फाइल यहाँ पर सेव होगी। इसके बाद देखो हमें यहाँ पर एक मॉडल चाहिए एप्पल विजन प्रो का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले नेट को ऑन कर लेता हूँ, मेरा इंटरनेट ऑफ पड़ा है। तो एप्पल विजन प्रो को हम यहाँ पर लगाएंगे, तो वो कहाँ से लेके आना है आपको, तो मैं जाऊँगा यहाँ से, देखो स्केचफैब की वेबसाइट पे जाऊँगा और स्केचफैब पे आ गए। तो यहाँ पर मैं खाली विजन प्रो ही लिख देता, एप्पल विजन प्रो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सेकंड वाला मॉडल है ये मुझे सबसे सही लगा था, तो मैंने इसे डाउनलोड करा था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसे डाउनलोड करना है। पहले आप मॉडल को देख सकते हो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है एप्पल विजन प्रो का। यहाँ पर डाउनलोड 3D मॉडल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर GLT फॉर्मेट है, कन्वर्टेड फॉर्मेट, जो कि 7 MB में, इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। जिस फोल्डर में आप इसे रखना चाहो डाउनलोड करके रख सकते हो। इसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि एक जिप फाइल आएगी, उसे मैंने अनजिप कर लिया और यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आपको इस तरीके से सारी चीज़ें रख लेनी है। टेक्सचर की फाइल यहाँ पर और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर रख ली हैं। टेक्सचर्स की फाइल को कहीं और पर लेके मत जाना, वरना जो इसके टेक्सचर हैं वो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट लिंक नहीं हो पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली इसे इंपोर्ट करते हो तो टेक्सचर्स इसके साथ इंपोर्ट होंगे, अगर आप इस तरीके से रखते हो। तो इतनी चीज़ें होगी। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर फाइल में जाऊंगा इंपोर्ट, और यहाँ पर GLT फॉर्मेट में हमने डाउनलोड करा था, और इसके बाद एसेट्स में जाऊंगा, यहाँ पर एप्पल विजन प्रो, और यहाँ पर सीन जो हमारा एप्पल विजन प्रो है इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो इंपोर्ट होते यहाँ पर देख सकते हो स्केचफैब मॉडल के नेम से हमारा मॉडल आ गया, जो कि एक एम्प्टी के साथ लिंक है। तो अगर आप इसे S से स्केल अप करोगे तो इस एम्प्टी के साथ लिंक हो रखा है, ये स्केल अप हो जाएगा। 7 दबा के मैं टॉप व्यू में आ जाऊँगा और क्या करूँगा RG देन -90, तो -90 टाइप करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद स्केल अप कर लूँगा मैं इसे थोड़ा, और इसे मैं इस साइड ले आता हूँ और इसे मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। तो इतना ये सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब मैं कैमरा के ऊपर चला जाता हूँ और इसे मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो एप्पल विजन प्रो है वो यहाँ पर सेट हो गया है। इसके बाद कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ से एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर फिट हो गया है। अगर ऐसे इसे आप ऊपर थोड़ा ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया है और यहाँ पर इसकी शेडोज़ वगैरह भी क्रिएट हो जाएंगी। और इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल S में दोबारा सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर इस क्यूब को मैं बंद कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट करके M दबा के एक न्यू कलेक्शन में जाके विजन नेम से इसका एक कलेक्शन बना लेता हूँ। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर हमारा जो क्यूब है इसको डिसेबल कर रहे हैं, अगर आप देखो पहले इसको डिसेबल करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर जाना पड़ता और एक एक चीज़ को आप डिसेबल कर पाते। तो इससे होगा क्या, अगर आप खाली कलेक्शन को यहाँ से डिसेबल कर देते हो तो ये पूरा डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये विजिबिलिटी इसकी ऑफ हो जाएगी। यहाँ से मैं इसे अनेबल कर देता हूँ ताकि यहाँ पर ये दिख पाए। तो ये यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक HDRI चाहिए ताकि हमारी जो सीन की लाइटिंग है वो हमारे जो इमेज है उसके साथ मैच कर सके। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए हम पॉलीहेवन की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो पॉलीहेवन वेबसाइट पे आ जाओ आप। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे HDRIs देखने को मिलेंगे। आपको हमेशा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में ये चीज़ कि जो लाइट वगैरह यहाँ पर मैच कर रही है ना, वो आपके सीन के साथ थोड़ी बहुत मैच करनी चाहिए। उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी बहुत मैच करनी चाहिए। तो मैंने देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के मैंने पहले से ही एक HDRI ढूंढ के रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप रेलवे सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो HDRI है ये हमारे सीन के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो जो इसकी शेडोज़ वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा रही हैं
अगर मैं हमारा जो इमेज है, हमारी जो इमेज है यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हो इसकी शेडोज़ भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन रही है और यहाँ पर इसकी शेडोज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन रही है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करो आप और यहाँ पर 4K AXR और यहाँ पर ये फॉर्मेट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देना और इसके बाद डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद जो आपका जो रेलवे का HDRI है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने इस फोल्डर में इसे रख लिया है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ गया है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जो HDRI है वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पर कलर और यहाँ पर एनवायरनमेंट टेक्सचर और ओपन और इसके बाद एसेट्स में जाऊँगा और जो यहाँ पर HDRI है इसको यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर अभी कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने अभी यहाँ पर कोई भी रेंडर इंजन सेट नहीं करा है और अभी पहली बात हम रेंडर में नहीं है, अभी हम सॉलिड व्यू पोर्ट में है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे साइकिल्स पे कर दूंगा और डिवाइस को GPU कंप्यूट और यहाँ पर मैक्स सैंपल्स में 64 करूँगा और रेंडर में भी मैं 64 ही कर लेता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सीन काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं बनने वाला है, बिल्कुल नॉर्मल सा सीन है जो कि रियलिस्टिक बनने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से मैं इसे रेंडर कर लेता हूँ। तो रेंडर करने के बाद हमारा सीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और इसके बाद जो हमारी यहाँ पर सारी चीज़ें इसको हमें शैडो कैचर में बदलना है ताकि सिर्फ शैडो दिखे, बाकी चीज़ें ना दिखे। इसके बाद यहाँ पर इस क्यूब को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर जाना है आपको विजिबिलिटी में और यहाँ पर मास्क के जो शैडो कैचर इसको अनेबल कर दो। तो अनेबल करते ही एक शैडो कैचर में बदल जाएगा। इसको सिलेक्ट करो शैडो कैचर और इसको सिलेक्ट करो, ये भी एक शैडो कैचर में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये बॉक्सेस हैं वो नहीं दिखाई देंगे। और इसके बाद जो हमारी वीडियो की विजिबिलिटी है, जो हमने इमेज पीछे लगाई थी, जो हमारा बैकग्राउंड है, उसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर उस कैमरा को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर कैमरा में आओ, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेजेस और इसके बाद ओपेसिटी को 1 पे कर दो। तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे, हमारे वीडियो के ऊपर सारी चीज़ें लगी हुई। तो उसके लिए क्या करना है, रेंडर में आ जाओ और यहाँ पर फिल्म में और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दो। तो ट्रांसपेरेंट करते ही आपको सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। और सॉरी, हम गलती से हमारा जो प्लेन है यहाँ पर इसको शैडो कैचर में बदलना भूल गए। तो यहाँ पर आ जाओ, इसे भी शैडो कैचर में बदल दो। तो अब बिल्कुल परफेक्टली दिखाई दे रहा है। और जो शैडोज़ वगैरह हैं वो इस साइड जा रही है, कुछ इस साइड से बन रही है। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा डायरेक्शन है HDRI का उसे थोड़ा सही करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसे यहाँ पर ले गया और यहाँ पर प्लस के आइकन पे आती आपको यहाँ से ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर आपका एक दूसरा व्यू पोर्ट खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर शेडर एडिटर में आ जाओ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ और यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो HDRI है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसको सिलेक्ट करके Ctrl+T दबाओ तो यहाँ पर आपकी एक नोड ओपन हो जाएगी, जिसकी हेल्प से हम हमारे HDRI को रोटेट करेंगे। अगर Ctrl+T से आपकी ये नोड ओपन नहीं हो रही है तो मैं बता देता हूँ आपको क्या दिक्कत आ रही होगी। तो अब प्रेफरेंसेस में जाना है आपको यहाँ पर और यहाँ पर एड-ऑन्स में और यहाँ पर नोड रेंगुलर है जो, इसको आपको अनेबल कर लेना है। ये आपका डिसेबल होगा। इसे अनेबल करने के बाद सेव प्रेफरेंसेस कर देना ताकि अब बाद में जब अगली बार ब्लेंडर खोलो तो आपका जो प्रेफरेंसेस है पहले से ही सेव हो, बार बार आपको अनेबल ना करना पड़े। तो इसके बाद मैं दिखा देता हूँ पहले तो हमें HDRI को पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा HDRI विजिबल होना चाहिए ताकि हम HDRI का जो सन है वो देख सकें और उसके हिसाब से हम इसे रोटेट कर सकें। तो उसके लिए क्या करूँगा, रेंडर में आ जाऊँगा और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट को डिसेबल कर दूँगा और यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारी सन की डायरेक्शन है वो इस साइड है और सन की डायरेक्शन देखो इस साइड आनी चाहिए ताकि जो हमारी शेडो है वो इस साइड जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सन की डायरेक्शन है यहाँ पर देखो जी, हाँ तो ये इसी साइड जा रही है, जी को इस साइड कर दो। तो मैं इस साइड कर दूंगा। हाँ तो सन की डायरेक्शन पूरी इस साइड आ गई है। तो इस साइड आप देख सकते हो शैडो हमारी इस साइड क्रिएट हो गई है जो हमारा सीन था उसके हिसाब से। तो सन की डायरेक्शन है वो यहाँ पर आ गई है जो हमारे सीन के हिसाब से थी। थोड़ा सा और करना चाहो तो कर सकते हो आप। तो Ctrl+S में सेव कर दूंगा और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इसे दोबारा कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब जो शेडोज़ वगैरह है वो अच्छे से मैच कर पा रही हैं हमारे सीन के साथ। इसी साइड जा रही है, इसकी शैडो भी इसी साइड जा रही है। तो हमारी जो शैडो वो अच्छे से मैच होगी है। तो इसके बाद यहाँ से मैं जो ये एरो का आइकन आएगा यहाँ पर राइट क्लिक करो, जॉइन इरेज करके इस एरो को इस साइड लाके क्लिक कर दो तो ये व्यू पोर्ट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारी सारी चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। और इसके बाद हम रेंडर करके देख लेते हैं रेंडर इमेज। तो रेंडर इमेज करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो तो काफ़ी बढ़िया से हमारा सीन निकल के आ रहा है।
काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हमारी इमेज पीछे नहीं दिखाई दे रही और हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम उसे आफ्टर इफेक्ट में ले जाके पीछे इमेज लगाएंगे और जो हमारी स्क्रीन वगैरह आपको वीडियो में दिखाई दे रही थी वो भी हम आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करके लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लगा, आप चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, बाकी यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं लगती, हम आफ्टर इफेक्ट में उसे काफ़ी अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ और यहाँ पर आउटपुट को आप सेट कर सकते हो जहाँ पर आप चाहो। तो यहाँ पर मैं देखो रेंडर नेम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, रेंडर। तो खाली हमें एक इमेज चाहिए, स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम 1 करेंगे क्योंकि हमें एक ही फ्रेम की ज़रूरत है। काफ़ी बिल्कुल आसान तरीके में हम करने वाले हैं। हम एक इमेज को हम ब्लेंडर में आफ्टर इफेक्ट में ले जाके वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो खाली एक ही फ्रेम को मैं रेंडर करने वाला हूँ, उसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है उसके पीछे। तो यहाँ पर सारी चीज़ होगी, कंप्रेशन को 0 कर दो। अगर आपको इमेज ट्रांसपेरेंट में ही रेंडर चाहिए तो उसके लिए RGBA कोई सिलेक्ट करना, मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब ये होता है कि पीछे की चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो RGB करोगे तो पीछे से ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड लगाया जाएगा और जो आपका विज़न पूरा है वो दिखेगा और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आएगा। तो उसके बाद आप जो हमारी रेंडर की इमेज होगी उसे वीडियो के ऊपर नहीं लगा पाओगे। तो इसे RGB प्लस अल्फ़ा पे ही रखना है और यहाँ पर कंप्रेशन को 0 कर दो। यहाँ पर रेंडर में हम कर देते हैं और एक फ्रेम निकल के आएगा। तो मैं कंट्रोल प्लस F12 से रेंडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक फ्रेम निकल के आ गया है। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैक्स सैंपल 64 रखा था और डिनॉइस को अनेबल कर लेना ताकि नॉइज़ वगैरह निकल के ना आए। और यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आपको, रेंडर में जाओगे तो आपका जो एक रेंडर की इमेज थी वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में आ जाते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट में आ गया हूँ और मैंने न्यू प्रोजेक्ट फाइल खोल ली है। इसके बाद क्या करूँगा, मैं एसेट्स में जाऊँगा। जो हमारी इमेज थी ये रेंडर करी थी हमने, जो कि एक सिंगल इमेज थी, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लूँगा। तो इस सेकंड्स को हम बाद में डिक्रीज कर सकते हैं जैसा आप चाहो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इस लेयर के ऊपर आपको जो आपने रेंडर करा है, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसको इसके ऊपर रखना है ताकि ये इसके ऊपर दिखाई दे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो यहाँ पर इसे ड्रॉप करते आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर आ गया है और यहाँ से मैं इसे फिट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर आ गया है, देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड की हमारी वीडियो, तो यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है, हमारा कर्सर बिल्कुल 10 पे एन दबाऊंगा और यहाँ पर बीच में आ जाओगे, एरो दिखाई देगा, यहाँ पर ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। तो कंपोजिशन आपके वर्क एरिया के हिसाब से यहाँ पर ट्रिम हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ चीज़ें करनी है हमको। तो मैं एसेट्स में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करा था ताकि हम कुछ ऐसा दिखा सकें कि हमारा जो विजन प्रो उसका मेन्यू यहाँ पर हवर कर रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ। और ये मेरे पास आईपैड है, तो मैंने आईपैड के पिंटरेस्ट पे जाके कुछ भी सर्च करा और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपको इन सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो ये, इसको मैं यहाँ पर लाऊँगा और यहाँ पर ले आऊँगा और इसको मैं 3D मोड में, पहले 3D मोड से पहले क्या करेंगे, जो हमारा मास्क है यहाँ पर इसको होल्ड करके रखो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शेप दिखेंगे आपको मास्क के। तो मैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद इसको मैं राउंडेड वे में यहाँ से मास्क क्रिएट कर दूँगा। तो इतना मास्क क्रिएट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दो और इस मूव टूल को सिलेक्ट कर लो जो सिलेक्शन टूल है और इसके बाद इसे 3D में कन्वर्ट कर दो और F4 दबाओ। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपका ब्लेंड मोड दिखेगा, यहाँ पर ट्रैक मेट्स दिखेंगे। अगर F4 काम नहीं करता तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, सेम ही चीज़ है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ब्लेंड मोड को मैं सिलेक्ट कर लूँगा स्क्रीन में। तो स्क्रीन करते ही आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसे मैं वाई डायरेक्शन में ऊपर ले जाता हूँ और S दबाऊँगा तो इसकी स्केलिंग ओपन हो जाएगी। स्केलिंग कर सकते हो आप यहाँ से और यहाँ से मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ। और इसके बाद जो हमारी वीडियोस हैं, मैं उन वीडियोस को भी यहाँ पर ले आता हूँ। इन वीडियोस को यहाँ पर रख लो और S से मैं इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा से जो हमारा यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल का मास्क टूल है उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से मैं देखो इसे कट कर लूँगा। इतनी वीडियो मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। तो इतनी वीडियो हमारी कट होगी। इसके बाद ब्लेंड मोड को मैं दोबारा से स्क्रीन पे कर दूंगा और यहाँ से फिट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊँगा
और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो इसका एंकर पॉइंट है ये यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में आ जाए, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ से इसे 3D में कन्वर्ट करोगे तो आपका एंकर पॉइंट यहीं पर ही दिखाई देगा। इसे बीच में लाने के लिए जो हमारी लेयर है ये सिलेक्ट है, कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पर एंकर पॉइंट है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से सिलेक्शन टूल को मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसे 3D में कन्वर्ट कर दूंगा और एस से मैं इसे स्केल अप कर दूंगा और यहाँ से मैं इसे देखो रोटेट कर लूँगा और इसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसे थोड़ा जी डायरेक्शन में रोटेट कर लूँगा, इसे थोड़ा एक्स में, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। और इस लेयर को मैं थोड़ा आगे की तरफ ले जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वीडियो के फॉर्म में यहाँ पर देखो मूव हो रही है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। तो इसके बाद क्या करना है, हमारी जो वीडियो है उसमें कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही है, तो मूवमेंट वगैरह डालने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से देखो इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पर राइट क्लिक करो, प्री कंपोजिशन में जाओ और यहाँ पर मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन। नेम रखना चाहते हो आप नेम रख सकते हो, लाइक फाइनल मैंने इसका नेम रख लिया और यहाँ से ओके दबा दो। तो ओके दबाते ये इसके अंदर आ गई है और यहाँ से देखो इसे इंक्रीज कर लो, यहाँ से ये हाँ, तो 10 ड्यूरेशन मतलब 10 सेकंड की हमारी वीडियो बन गई है। इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जो मैं पहले बता रहा था मूवमेंट कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करो, पी दबाओ और यहाँ पर जो ये वॉच का आइकन दिख रहा है, ऑल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक कर दो तो ये आपकी एक्सप्रेशन वैल्यूज़ यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर WI लिखो तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये विगल है, इस पर डबल क्लिक कर दो और यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके अंदर 3 वैल्यू 4 रख दो और यहाँ पर क्लिक कर दो। तो इसके बाद आप देख सकते हो जब आपकी वीडियो है उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट वगैरह यहाँ पर आ गई है और इसके बाद थोड़ी मूवमेंट आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कॉर्नर से यहाँ पर थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो ओरिजिनल कंपोजिशन से थोड़ी बहुत शेक कर रही है, तो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं। उसको कवर करने के लिए क्या करना, बहुत ही आसान है, एस दबाओ और यहाँ पर 100 पे आके यहाँ पर 102 कर दो इसकी स्केलिंग। तो इसके बाद आप देख सकते हो आपको कोई भी ब्लैक स्पॉट्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी बर्ड्स वगैरह हम क्रिएट करें। तो बर्ड्स वगैरह लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पर चला जाता हूँ, पहले तो सर्च कर लेंगे ग्रीन स्क्रीन बर्ड्स, तो ग्रीन स्क्रीन बर्ड्स। तो यहाँ पर देखो आपको ग्रीन स्क्रीन वाली बर्ड्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, शेयर पे जाऊँगा, कॉपी और यहाँ पर यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर में जाऊँगा और यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर 720 में जाऊँगा, यहाँ से इसको क्लोज कर दो। तो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और इसे मैं वहीं पर ही रख लूँगा जहाँ पर हमने हमारे सारे एसेट्स वगैरह रखे हैं। तो एसेट्स फोल्डर में आ गया, यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड, तो ये डाउनलोड हो गई है। इसके बाद देखो हमारी वीडियो यहाँ पर आ गई है। तो वीडियो को अगर आप इस लेयर के ऊपर लगा दोगे तो इससे दिक्कत ये होगी कि जो आपकी जो मेन लेयर है वो उसमें शेक लगा हुआ है और वीडियो है जो आप लगाओगे बर्ड्स वाली उस पर शेक नहीं लगा हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करो, इस कंपोजिशन के अंदर आ जाओ और इसके बाद इस लेयर को इस वीडियो को यहाँ पर ले आओ और इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर चले जाओ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स और यहाँ पर की लाइट इफेक्ट होगा, की लाइट 1.2, इसको इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और इसके बाद इस ड्रॉपर टूल से इसको सिलेक्ट कर दो। तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन आपकी रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर आपकी बर्ड्स वगैरह दिखाई देंगी। यहाँ से इसकी साउंड को बंद कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट कोई यूट्यूब से साउंड वगैरह ना आए। तो इसके बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पर सेट कर लूँगा ताकि यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पर फिनिश हो। तो अभी एक दिक्कत क्रिएट हो रही है, जो आपकी जो बर्ड्स वगैरह है वो इस लेयर के ऊपर है। तो इस बर्ड्स वगैरह को क्या करूँगा, जो हमारी मेन लेयर है इसके ऊपर रख दूँगा, जो हमारी ये रेंडर वाली लेयर थी इसके ऊपर रख दूँगा और जो बाकी वीडियोज़ वगैरह हैं वो इसके ऊपर हो जाएंगी और जो बर्ड वाली लेयर है वो इसके नीचे हो जाएगी, तो वो उसके नीचे से जाती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर हमारी जो बर्ड्स वगैरह है, मैं इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि और बड़ी और थोड़ी अच्छी दिखाई दे। तो यहाँ पर आ गई है और इससे मैं इसके बाद में मेन लेयर पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सीन हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर बर्ड्स वगैरह भी दिखाई दे रही है और आपकी वीडियो में भी शेक क्रिएट हो गया है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी क्रिएट हो गई है। इसके बाद कंट्रोल M दबाऊँगा और यहाँ पर इस बार आउटपुट मॉडल को हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और MP4 है। यहाँ से देखो हम रेंडर करके जहाँ पर लाएंगे, तो मैं एप्पल विजन में जाऊँगा, न्यू फोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पर फाइनल फाइल
और फाइनल फाइल में जाके जो हमारी एप्पल फ्यूजन प्रो इसको कर लूँगा। तो नेम हमारा सेट हो गया, यहाँ से मैं इसे रेंडर कर लूँगा। तो ये 251 फ्रेम है, ये पूरी रेंडर हो जाएगी। तो ये पूरी रेंडर होगी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर जाके वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ पर फाइनल आउटपुट देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक निकल के आया है और काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग लग रहा है, और क्या पता मिलियंस व्यूज़ आ जाए आपके इंस्टाग्राम पर। तो इसे अगर बनाओ तो मुझे टैग ज़रूर कर देना।